अब हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जिसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और दूसरा गॉस थ्योरम से रिलेटेड और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए नीट में। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, द स्फीयर इंक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्ज दिस, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। एक स्फीयर है, अच्छी बात है, इसने क्या किया भाई, थोड़ा सा मेहनत किया है, इसने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंक्लोज करके रखा है, अच्छी बात है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जानते हैं ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन के साथ। तो हमारा इस स्फीयर का नेट इलेक्ट्रिक चार्ज यही हमारा क्या कहलाता है, क्यू। चूंकि यहाँ प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू या छोटू क्यू बराबर बोला जाए तो जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। चलिए एक हॉलो मेटल स्फीयर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, अच्छी बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस ये भी हो सकता है या इसके अंदर भी हो सकता है आर डिस्टेंस, ठीक है। आर डिस्टेंस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब यदि हम बात करें, पहला कह रहा है डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, आर की वैल्यू इंक्रीज करती है, आर इंक्रीजेज करने से क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं, आर की वैल्यू क्या हो गया यार, चलिए आर की वैल्यू की इंक्रीज करने से डी की वैल्यू डिक्रीज करती है, आर की वैल्यू इंक्रीज करने से डी की वैल्यू डिक्रीज कहाँ, ई की वैल्यू डिक्रीज कहाँ कर रही है, जब मान लो एक गॉसियन सरफेस हम ऐसा कुछ बना दिए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, नेट चार्ज क्यू होगा, लेकिन जो ही इसके अंदर यदि हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो इसके अंदर तो क्यू क्या है, जीरो। यदि क्यू जीरो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये हमारा पहली ही बात खत्म है, आर इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, आर की इंक्रीज करने से बढ़ना, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, अंदर में आर की वैल्यू जब जीरो से चलते हैं आगे की तरफ तो हमें कोई चार्ज नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि चार्ज इसके सरफेस के ऊपर है, जब अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं। चलिए ये भी कहानी खत्म। तीसरा कह रहा है जीरो एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर इज लेस देन इतना, कब जीरो होगा, जब ये आर कैपिटल आर से छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा कैपिटल आर है और आर की वैल्यू जब इस वाले से छोटी होगी तो ई की वैल्यू जीरो। बात तो सही है भैया, ये सही है। दूसरा कह रहा है डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम, अब आर की वैल्यू जब यहां से बाहर, इससे बाहर जाएगा, मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो हमारा क्या होगा, आर डिक्रीज करेगा ई की वैल्यू। तो ई हम जानते हैं ई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके बाद से आर स्क्वायर के, तो आर की वैल्यू जो ही बढ़ेगी ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा। जब सी हो गया तो डी के बारे में छोड़ ही देते हैं। तो पैरेलल infinite line charge with linear charge intensity, this and this are placed at a distance 2r in free space। ये हमारा मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस रखा गया, ठीक है। इस पे प्लस रखे मतलब यहाँ सब पे प्लस चार्ज भरा पड़ा है और इसके ऊपर माइनस चार्ज भरा पड़ा है, अच्छी बात है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, ये रखा गया है 2r के डिस्टेंस पे, अच्छी बात है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, बोल रहा है कि भैया बताइए इस दोनों लाइन चार्जेस के मिड पे, मतलब यहां से यहां तक में जब ये r है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, जब ये लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण से बात करें तो। चलिए हम इसको निकालने के लिए, यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है
कुछ इस तरीके से हम लोग ले लिए और इसको हमने एक गॉसियन सरफेस के अंदर चिपका दिया। अब इसके कारण इस वाला ये वाला जो चार्ज हमारा, इसके कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ भी ये होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही जाएगा, यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा। मान लो इस सरफेस को हमने, इस वाले सरफेस को मान लिया ए, इस वाले सरफेस को मान लिया बी और इस वाले सरफेस को क्या मान लिया हमने, सी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा कहाँ पे, ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़े हैं गॉस थ्योरम से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो चलिए हम लगाते हैं पहला वाला क्लोज सरफेस के लिए। तो हम इसको लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ई ए वाले के लिए ई डॉट डी एस कॉस थीटा प्लस ई डॉट डी एस किसके लिए, बी के लिए, और तीसरा हमारा ई डी एस कॉस थीटा किसके लिए, सी वाले के लिए, बराबर कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए वाले के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, ये किसके बीच का एंगल बताता है, थीटा, ई और डी एस के, मतलब एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। चलिए एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे तो बोला जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा बन जाएगा सिंपल सा ई डी एस कॉस 90। चलिए यहाँ बी वाले की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में क्या एंगल होगा, 0 का होगा। और तीसरा इसकी बात करें तो यहाँ एरिया का डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई डी एस कॉस 90 डिग्री। क्योंकि कॉस 90 बराबर कितना, कॉस 90 इक्वल्स टू कितना, 0। ये 0 तो मतलब ये पूरा टर्म 0, ये 0 मतलब ये पूरा टर्म 0। बचेगा क्या, यहाँ से क्या, यहाँ से हमारा बच जाएगा, ई बाहर ले लेते हैं, डी एस और cos 0 बराबर 1 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी एस किसका एरिया है, इस वाले का एरिया, जो जैसे ये सिलेंडर है तो इस वाले का एरिया, तो इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया हो जाता है हमारा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 2 पाई आर के यहाँ कैपिटल है क्योंकि रेडियस यहाँ क्या है, कैपिटल आर लेके चले हैं, तो 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे बात करें तो 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये किसके कारण, इस वाले के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, इस वाले के कारण प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, और ये माइनस है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब 2E मिलेगा यहाँ पे। तो 2E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2E टोटल फील्ड। 2E बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 साफ, यहाँ से बचा क्यू बाई पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ क्यू में तो दिया नहीं है, ये किस में दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिया है। तो क्यू अपॉन एल लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, तो इसको लिख सकते हैं बाई पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एल हमारा ये बन गया। अब इसके साथ कौन मैच कर रहा है, तो कौन मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा एकदम। ये आप थ्योरी में पढ़े होंगे, इसका निकालना, इसको यूज करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट हमारा है ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन ए प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा फिगर में दिख रहा है, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना बोला गया है, एक स्क्वायर है इसका साइड बोल दिया गया यहां से यहां तक L मीटर है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाल दिया गया, ठीक है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विथ द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड टू द स्क्वायर इन ए यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। अब पूछ रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक करेगा, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू होता है हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से कहीं भी दिख रहा है अंदर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मतलब कहीं यहाँ पे प्लस वाला होगा, यहाँ माइनस वाला होगा, इस साइड कहीं माइनस वाला होगा, तो अंदर में कुछ तो है नहीं। अंदर में कुछ होता तब तो Q की कुछ वैल्यू होती, तो अंदर में कुछ नहीं, मतलब अंदर जीरो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है हमारा, क्या करे स्क्वायर साइड ऑफ साइड लेंथ कितना L मीटर इज इन ए प्लेन ऑफ द पेपर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E आल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर। ये लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऐसा यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस इज। अब बता रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अब फिगर से ही पता चल रहा है यहां से कोई चार्ज होगा इस साइड, इस वाले लाइन के इस साइड कोई चार्ज होगा, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और कोई चार्ज यहाँ होगा निगेटिव वाला, जिसके कारण ये फील्ड लाइन यहाँ तक जा रही है इसको पास करते हुए। लेकिन अंदर में क्यों कितना, जीरो, क्योंकि ना कोई अंदर से बाहर आ रहा है ना कोई बाहर से अंदर जा रहा है। यदि कोई चार्ज होता तो यहाँ से निकल रहा होता, प्लस होता तो निकलता बाहर की तरफ, और लेकिन उसका कोई अंदर नहीं आ रहा होता। यहाँ क्या है, जितने आ रहे हैं उतने ही बाहर को जा रहे हैं, तो जितने आ रहे हैं उतने ही बाहर को जा रहे हैं, मतलब नेट चार्ज अंदर में कितना, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ क्या हो जाएगा, वापस से जीरो। चलिए कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यू ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब हमारा कैसा होता है, क्यूब कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे रख दिए एक चार्ज को, यदि इस कॉर्नर पे चार्ज को रखोगे आप तो चार्ज का कितना हिस्सा क्यूब के अंदर होगा, इसको ढकने के लिए टोटल हमको 8 क्यूब की जरूरत होगी, ठीक है। इसके चार्ज का कितना हिस्सा अंदर होगा, तो स्वाभाविक से बात है क्यू बाई 8 हिस्सा क्या होगा, एक क्यूब के अंदर होगा। एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा, क्यू बाई 8। तो स्वाभाविक से पूछ रहा है कि भाई फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि क्यूब कितना है हमारा, Q बाई 8, तो F बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हम लिख सकते हैं Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कौन सा है भैया, ये है, छठा का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। चलिए क्या रहे, चार्ज Q इज इंक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। चलिए ये हमारा गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस r है, एक चार्ज को कौन सा Q चार्ज को अंदर डाल दिया गया। इफ द रेडियस इज डबल, अब रेडियस को मान लो डबल कर दिए, अच्छी बात है, रेडियस अब कितना हो गया, 2r हो गया, ओके। देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब रेडियस कितना भी बड़ा कर दो, अंदर में बहादुर तो यही है, क्या अंदर में क्या है, बहादुर एक ही है ना। तो हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर Q क्या है, चाहे छोटू वाले के लिए बात करें चाहे बड़े वाले के लिए बात करें, दोनों केस में हमारे चार्ज क्या है, Q ही है, तो हम लिख सकते हैं ये क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले भी क्या था, जब छोटे वाले के लिए बात करते तो हमारा वो भी क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और बड़े वाले के लिए बात करते तो भी हमारा क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या रहेगा, दोनों केस में सेम रहेगा, तो कह सकते हैं रिमेन दी सेम। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब यहां कह रहा है ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q कूलम विद इन इट Q इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा कलरफुल पकड़ते हैं।
ये कह रहा है इस वाले सरफेस से, जो ये वाला सरफेस है, मतलब इस पेन का ये बाहर का जो सरफेस है, इस सरफेस से फाई की वैल्यू कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई दी गई है। अच्छी बात है। तो क्या रहा है बताइए कि लिंक्ड विद द सरफेस ए, हमारे सरफेस ए से कितना फ्लक्स होगा। तो स्वाभाविक है, मान लो इसके फ्लक्स की बात करें तो ये मान लिया φ1 है, जितना ये एरिया वही एरिया तो ये भी होगा, तो इसका भी कितना होगा, φ1 ही होगा हमारा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, φ1 प्लस φ1 प्लस φ इक्वल टू कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज Q, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2 φ1 इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, यहाँ से φ1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये फ्लक्स के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन जब आप बनाते हो, ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इतना आ गया 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो आंसर कितना आसानी से मिल गया कि हमारा डी आंसर। कोशिश करते जाइए, बनता जाएगा। चलिए अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अच्छी बात है भैया, एक क्यूब के सेंटर पे, ये हमारा बना लिया हमने क्यूब। इस क्यूब के क्या है भैया, हमारे कहाँ पे हैं भैया, हमारे हैं इसके सेंटर पे लोकेटेड। कौन सा भैया है, क्यूब वाले भैया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज, अब इस क्यू के कारण इस फेस से भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन इससे भी निकलेगा, बाहर वाले फेस से भी निकलेगा, इस वाले फेस से भी निकलेगा और ऊपर वाले फेस से भी निकलेगा। मतलब टोटल कितने फेस होते हैं क्यूब के पास, 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेस से निकलेगा। चूंकि सेंटर पे है तो सब पे इक्वल अमाउंट में निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो फाई इक्वल तो हमारा क्या होता है, टोटल क्यूब के लिए बात करते हैं तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि एक फेस की बात करिए तो टोटल कितने फेस, 6, तो एक फेस की बात करते तो क्या लिखते, फाई इक्वल टू Q बाई, क्यू का कितना हिस्सा निकलेगा, 6 फेस है तो 6वां हिस्सा निकलेगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको मैच करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए 4 चलिए Q बाई 4 पाई इंटू Q, 6 तो ठीक है, ये 4 पाई, चलिए 4 पाई इंटू Q और 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना लिखा जा सकता है, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारा ये वाला आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, 4 पाई Q बाई 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9th वाले, 9th का बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th नंबर, ए चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी, सेम कहानी, क्यूब के ईच फेस से कितना चार्ज बाहर आएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, जो पहले वाले क्वेश्चन था सेम। यहाँ चूंकि क्यूब कितना दिया है माइक्रोकूलम में, तो इसको हम लिख सकते हैं Q माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर, माइक्रो का मतलब होता है -6। ये हमारा क्या निकल गया, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पावर -6, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 10 पावर -6। इससे आसान क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए, a charge Q is situated at the corner of a cube and electric flux passing through all the 6 faces of the cube। ये हमारा क्या है, क्यूब है। इस क्यूब के कहाँ पे बोला जा रहा है, चार्ज को रख दिए हैं हमने, इस चार्ज को रख दिया गया है कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब इस कॉर्नर पे रख दिए हैं। तो इस क्यूब के अंदर चार्ज का कितना पार्ट होगा, इस क्यूब के अंदर इस चार्ज का 1/8 पार्ट होगा। मतलब कह सकते हैं इसके अंदर जो चार्ज होगा वो Q बाई 8 होगा। तो पूछ रहा है बताइए ऑल द 6 फेसेस की वजह से, ऑल द 6 फेसेस की वजह से हमारा फाई इक्वल टू कितना, Q के जगह पे Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सर कैपिटल भी चल रहा था क्या, अच्छा,
तो कैपिटल Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 11th का हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए 12th, a point charge plus Q is placed at the center of a cube of side L, the electric flux emerging from the cube। कहाँ पे रख दिया गया? पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अरे यार कितना क्वेश्चन है। अब इसके सेंटर पे हमने रख दिया कौन से चार्ज को? कौन से चार्ज को रखे हैं? प्लस Q को। अच्छी बात है। प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना? फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एकदम Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा? हमारा ये। तो 12th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए 13 नंबर की बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल है, ओके। इस पे क्या है? 3 स्वाभाविक है 3r/2 जो डिस्टेंस होगा वो इस r डिस्टेंस से बड़ा होगा। कितना होगा? 1.5 r, मतलब इससे बाहर होगा। ये हमारा इसका रेडियस है। अच्छी बात है। तो क्या रहा है? 3/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल ऑफ रेडियस r इज E। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कह रहा है? E कह रहा है। अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब कह रहा है ये इसका रेडियस है, तो बताइए ये इसका r/2 डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? भैया अंदर में कोई चार्ज भी होना चाहिए ना। चार्ज कहाँ है? सेल है। सेल पे कहाँ चार्ज रहते हैं? इसके सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो अंदर थोड़ी ना चार्ज कूद जाएगा। तो अंदर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो कह सकते हैं 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 0। 13 का ए। 14 की बात करें। ए हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। एक हॉलो इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर ये हमारा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज 10 माइक्रोकूलम। इसको कितना चार्ज दिया गया है? 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया गया है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ द रेडियस इज 2 मीटर। इसके सेंटर से पूछा जा रहा है यदि इसका रेडियस 2 मीटर हो तो। ए हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो इसके सेंटर पे हमारा कोई चार्ज इसको डाला गया है, तो चार्ज नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 14 का सी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय ई। ई की वैल्यू कितनी दे दी गई है? ए इंटू ए, ठीक है। ए चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो जिसके कारण ये फील्ड बन रहा है वो क्या है? एक स्फीयर के सेंटर पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या जा रहा है कि बताइए, क्या बताइए भैया? चार्ज की वैल्यू मतलब क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। हम लोग क्या जानते हैं? फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ई हमारा कांस्टेंट बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन किसका? डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब रेडियली आउटवर्ड ये है, तो फील्ड एरिया का भी डायरेक्शन क्या होगा? ये, और फील्ड का भी डायरेक्शन ये। तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो मतलब cos 0, cos 0 मतलब 1। तो इसको लिख सकते हैं ई क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिखा जा सकता है ई इंटू 4 पाई। इसका रेडियस कितना दे दिया गया है? रेडियस इसका ए दिया गया है, तो 4 पाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया हमारा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए स्क्वायर। और ई की वैल्यू हमको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू कितनी की गई? ए इंटू ए। तो ये लिखा जा सकता है ए, और ए का स्क्वायर पहले से एक नया आया तो ए क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए का क्यूब। तो 15 का आंसर हमारा हो गया बी। चलिए ये सारे क्वेश्चंस कितने
1988 से 2021 तक में जो पूछे गए हैं पहले चैप्टर से आपके, वो सारे कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।